हेलो एवरीवन। आज मैं एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ जो कि पार्ट 4 है इसका सीबीएसई सैम्पल पेपर का। और इसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में सेक्शन डी कवर कर लिया है। सेक्शन डी तक सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं और इस वीडियो में मैं सेक्शन ई कवर करूँगा। चूँकि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि सेक्शन डी और ई दोनों कवर करूँगा, लेकिन चूँकि वीडियो लंबा हो गया था काफ़ी, तो इसलिए मैंने इसमें केवल सेक्शन डी तक ही कराया है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक और वीडियो देखेंगे, इसमें छोटा सा पार्ट और रहेगा, आधे घंटे का वीडियो रहेगा और इसमें आप सेक्शन ई भी कवर कर लोगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं पहला सेक्शन ई का। पहला क्वेश्चन है बेसिकली ये स्टडी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होंगे, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन दिया होता है, कंडीशन को आप रीड करके आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके, तो ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मिस शीला visited a store near her house and found that the glass jars are arranged one above the other in a specific pattern A B C P R Q. On the top layer there are 3 jars. Okay, सबसे ऊपर क्या है, कितने जार हैं, 3 jars हैं। उसके नीचे 6 jars, उसके नीचे जैसे मान लीजिए ये jars हैं, सपोज मैं सर्कल को यहाँ पे जार समझ लेता हूँ, एक जार यहाँ पे, उसके नीचे 6 jars हैं। ओके, कितने jars हैं, 6 jars हैं। ओके, देखिए यहाँ पे 2 2 4 5 6 जार्स नीचे है, उसके नीचे कितने जार्स हैं, 9 जार्स हैं। कितने जार्स हैं, 9 जार्स रखे हुए हैं। ओके, इस तरह से 3 2 5 6 7 8 9। तो ये सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन में कितने रो में कितने जार्स हैं, 3 जार्स हैं। उसके बाद 6, उसके बाद 9। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, एक एपी बन रहा है ना, क्या बन रहा है, एपी का। और इस तरह से कितने लेयर्स हैं, टोटल 8 लेयर्स हैं। ये पहला लेयर है, ये सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, ऐसे टोटल 8 लेयर हैं। सो इन 8 लेयर्स का आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द एवर सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। राइट एन एपी हुज टर्म्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जार्स इन डिफरेंट लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो बहुत ईजी है, पहला पार्ट तो बहुत ईजी है। ओके क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ jar in top layer कितना है, गिवन है 3 ना। नंबर ऑफ जार इन सेकेंड लेयर क्या है, नंबर ऑफ जार इन सेकेंड लेयर कितना है, दिया हुआ है 6 है ना। इस तरह से नंबर ऑफ जार इन थर्ड लेयर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो एपी क्या फॉर्म हो रहा है, एपी फॉर्म हो रहा है 3, 6, 9, 12 डैश डैश डैश। ओके, कॉमन हमको डिफरेंस निकालना ना फर्स्ट पार्ट में, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। तो 6 - 3 कितना आ जाएगा, 3। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स इन अ लेयर इफ दिस पैटर्न इज कॉन्टिन्यूड, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, हमको चेक करना है कि 34 जार्स क्या हम अरेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, कर सकते हैं, मे बी चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो टोटल जार जिसको कहते हैं एसएन, एसएन कितना दिया हुआ है, 34। अरेंज कर सकते नहीं कर सकते हैं, चेक करना पड़ेगा हमको। ठीक है, ए दिया हुआ है कितना, ए दिया हुआ है 3 और डिफरेंस निकाल चुके हैं। तो हम लगाते हैं एसएन का फॉर्मूला, एसएन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हम 34 जार्स को अरेंज कर सकते हैं तो n का वैल्यू क्या आएगा, एक होल नंबर आना चाहिए। और अगर नहीं अरेंज कर सकते हैं मतलब होल नंबर नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एसएन की जगह कितना रखते हैं, 34, n/2 एज इट इज़ 2 इंटू ए कितना है, 3 है, प्लस n-1 इंटू डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस भी 3 का है। ठीक है, 2 इधर क्रॉस में भेजते हैं, 34 2 ज़ा 68 इज इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट 6 प्लस 3n माइनस 3। ओके, 68 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा n ऐसे रहेगा, 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3n। थोड़ा सा पार्ट मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ। और AP हम लोग याद रखेंगे कि 3 6 9 12 ये क्या है, हमारा AP है। ठीक है, आगे याद रखेंगे। देखिए, मैं एक ही स्लाइड में इसको कंप्लीट करता हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मैं स्लाइड चेंज करूँगा तो वीडियो ऑलमोस्ट रुक जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे
ठीक है, एक ही स्लाइड यूज़ करता हूँ इरेज कर करके, ठीक है। तो ठीक है, ओके। तो 68 इज इक्वल्स टू 3n प्लस 3n स्क्वायर। 68 को मैं इधर ट्रांसपोज करता हूँ, सो 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 68 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए सबसे पहले तो फैक्टर करते हैं। सो 68 इंटू 3 क्या करते हैं, 68 इंटू 3, 8 या 24 का 4 कैरी 2, 60 या 80 इंटू 20, 204 क्या आया 204। इंटू करने पर हमको 204 चाहिए और माइनस करने पर 3 चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं 204 का हम फैक्टर करके क्या आता है कि नहीं आता है। 2 5 या 10, 2 1 जा 3, 1 जा 3 7 जा 17, ओके। 3 4 जा 12, 17 माइनस 12, 17 माइनस 12 कितना आया 5 आया। तो 3 तो आएगा नहीं, तो चेक कर लेते हैं और कोई तरीका है लाने का, नहीं, और कोई फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है, ओके। इसका फैक्टर क्या है, पॉसिबल नहीं। इसका मतलब अगर मैं n का वैल्यू निकालना भी चाहूँगा तो क्या आएगा, एक कंप्लीट होल नंबर नहीं आएगा, सिंस फैक्टर इज नॉट पॉसिबल, सो वैल्यू ऑफ n will not be a whole number। इसका मतलब क्या है, सो वी कैन नॉट अरेंज 34 जार्स। सिंपल कि हम लोग 34 जार को अरेंज ही नहीं कर सकते हैं। देखिए अगर आपको नंबर ऑफ टर्म मिलेगा ही नहीं तो कैसे करोगे आप जार को अरेंज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट इसका क्या है कि इफ़ देयर आर एन नंबर ऑफ रोज इन अ लेयर देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ जार्स इन टर्म ऑफ एन, हेंस फाइंड S8। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। टोटल नंबर ऑफ जार्स क्या था, कंटिन्यूड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जार्स इन टर्म्स ऑफ एन। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, एन के टर्म में निकाला है ना टोटल जार, तो मैंने यहाँ निकाल दिया है SN। ओके, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। टोटल नंबर ऑफ जार चाहिए लेकिन इन टर्म ऑफ n ही चाहिए, मतलब आपको n की जगह पर कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है। लगाते हैं SN थर्ड पार्ट का A पार्ट जो है लगाते हैं। तो SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n की जगह पे हम कुछ नहीं रखेंगे, 2 इंटू a था 3, n की जगह पे कुछ नहीं रखेंगे, डिफरेंस भी था 3, ठीक है। n अपॉन 2 6 प्लस 3n माइनस 3, थोड़ा ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3, 3 प्लस 3n, ये आ गया आपका सम इन टर्म ऑफ n। और हमको क्या निकालना है, S8 भी निकालना है। अब S8 निकालने का मतलब है कि हमको अब n की जगह पे 8 रखना पड़ेगा। तो पहले तो हमने क्या किया, पहले हमने सिंपली n के फॉर्म में इसका वैल्यू निकाला, अब बाद में इसमें n की जगह पे हम 8 रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, S8 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो पार्ट वाइज करेंगे, जो जो कह रहा है उसको करते रहेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, ठीक है। अच्छे मार्क्स देंगे अगर आपको ध्यान से अगर आपने करा तो। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो होते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिकली ईजी होते हैं, ठीक है। तो S8 निकालना है, तो 8 अपॉन 2 3 प्लस 3 इंटू 8, ओके। 8 अपॉन 2 यहाँ पे हो जाएगा 4 और 3 प्लस 8 या 24, ये हो जाएगा 20, क्या आएगा 27, तो 27 4 जा 108, ये आ गया क्या, सम ऑफ जार्स आ गया 8 रोज मिलाकर, ओके। ना इसका बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या कर रहा है, बी पार्ट में कह रहा है कि द शॉपकीपर एडेड 3 जार्स इन ईच लेयर। क्या कर रहा है वो, ईच लेयर में 3 जार्स को क्या करता जा रहा है, ऐड करता जा रहा है। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी जार्स आर देयर इन 5 लेयर्स फ्रॉम द टॉप। कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए सबसे पहले लेयर में कितने जार थे, तो मैं न्यू AP बना ले रहा हूँ, ठीक है। न्यू AP बनाऊंगा तो पहले लेयर में 3 जार थे, उसमें 3 जार ऐड हो गया, 6 हो गया। अगले लेयर में 6 जार थे, उसमें 3 और ऐड हो गया, 9 हो गया। 9 में 3 ऐड हो गया, 12 हो गया। तो ये लेयर्स में क्या हो रहा है, जार्स, नंबर ऑफ जार्स जो हो रहे हैं चेंज होते जा रहे हैं। तो अब न्यू AP क्या बन गया, तो न्यू AP 6 9 12 ऐसे 15 18, ये हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, हमको सम निकालना है। तो अब की बार A जो है वो हो गया 6, डिफरेंस अभी भी क्या है 3 का है,
n जो दे दिया है वो है 5 दे दिया है, तो हमको लगाना है एस एन का फॉर्मूला। तो n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, n है 5 अपॉन 2 2 इंटू 6 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस अभी भी 3 का है। ओके ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, सो 5 अपॉन 2 ऐसे ही छोड़ देते हैं, और 6 2 जा 12 प्लस 4 इंटू 3, 12 प्लस 4 3 जा 12, 12 प्लस 12 यहाँ पर जाएगा 24, 2 से 12, 12 5 जा 60। ओके, तो बी पार्ट का आंसर क्या आ गया कि 5 लेयर्स में कितने जार्स हो जाएंगे, टोटल 60 जार्स हो जाएंगे। ओके, सो मैंने सारे पार्ट सॉल्व कर दिए इसके पहले क्वेश्चन का, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन का, सेक्शन ई का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि ट्रायंगल इज अ वेरी पॉपुलर शेप, ओके, यूज्ड इन इंटीरियर डिजाइंस। द पिक्चर्स गिवन अबव शोज अ cabinet design by a famous interior designer. Okay, here the largest triangle is represented by ABC. ठीक है, ओके, एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये जो बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है ये बड़ा ट्रायंगल, तो ये ABC ट्रायंगल मैंने यहाँ बना लिया है, ऐसे दिया भी है आपके क्वेश्चन में ABC, ये एक ट्रायंगल दिया है ABC। ओके, एंड स्मॉलेस्ट वन, ये जो अंदर छोटा सा बना हुआ है ना, इसको किससे दिखाया गया है, DEF से, तो ये DEF मैंने अलग बना लिया है यहाँ पर। ओके, DEF से, एंड वन विथ सेल्फ्स इज रिप्रेजेंटेड बाय DEF। ओके, PQ इज पैरेलल टू EF। अब यहाँ पे एक PQ लाइन ड्रॉ किया गया है, PQ जो है वो EF के क्या है, पैरेलल है, तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन आधा वैसे ही खत्म हो गया जब पैरेलल दे दिया तो। ओके देखिए, PQ जो है लिखेंगे क्या, हमको प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट, ठीक है कोई बात नहीं, सिंस गिवन क्या है, PQ इज पैरेलल टू EF गिवन है, हमको प्रूव करना है कि DPQ जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। DPQ ये जो छोटा ट्रायंगल है ये DEF बड़े ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है। बहुत इजी है, ध्यान से करते हैं, लिखेंगे प्रूविंग में इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF। अब मुझे बताइए PQ जो है वो पैरेलल है EF के ना, अगर पैरेलल है तो मुझे बताइए ये एंगल जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के रूल से, सेम एज ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के रूल से। तो मैं यहाँ नेमिंग कर देता हूँ, ठीक है, ये एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, किस रूल से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के रूल से। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 corresponding एंगल। ओके, सेम एज एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के क्या है, इक्वल है अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के रूल से। अब मुझे बताइए, अगर मैं ये ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, इरेज कर दूंगा, ये है मान लीजिए P, ये P नहीं ये D है, DPQ, ये ट्रायंगल में ड्रॉ कर दिया, और इसी बगल में बड़ा ट्रायंगल, जो बड़ा ट्रायंगल इसको भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है, DEF। अभी आपने देखा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल 1, ये एंगल 2, और ये एंगल 3, ये एंगल 4, यही तो है। मैंने दोनों ट्रायंगल को इन दोनों ट्रायंगल को मैंने इसको यहाँ बना दिया, और ये बड़े ट्रायंगल को मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। तो ये एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है ना, और एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है। तो ये जब दो एंगल किसी ट्रायंगल के इक्वल होते हैं तो बाय एंगल रूल वी कैन से दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिंपल है ना भाई, एंगल सिमिलरिटी रूल तो होता है ना, आपने पढ़ा है। सो बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल DPQ जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। ये हो गया क्या, हमारा पहला पार्ट क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। हमको पहला पार्ट क्या करना था, प्रूव करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है, इसमें और भी पार्ट्स हैं। ओके, सो इफ DP इज इक्वल टू 50, चलिए नेक्स्ट में क्या कर रहा है, DP, कहाँ गया DP, ये DP है 50 सेंटीमीटर, इतना क्या है
50 सेंटीमीटर है। पी जो है वो 70 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी लिख दिया मैंने, पी जो 70 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है पी क्यू अपॉन में ई एफ। पी क्यू अपॉन में ई एफ, देखो अभी हमने क्या प्रूव किया है, अभी हमने प्रूव किया है कि सिंस ट्रायंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अभी हमने पीछे प्रूव किया ना, तो हमने जब ट्रायंगल को प्रूव किया, देखिए यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ फिर से, डी पी क्यू और ट्रायंगल डी ई एफ को जब हमने सिमिलर प्रूव किया, तो यहाँ पे सिमिलरिटी का रूल भी लगेगा। रूल क्या कहता है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगेन we know that the ratio of corresponding sides of similar triangle are equal। हमको पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग डी पी अपॉन में डी ई जो होगा वो इक्वल होगा पी क्यू अपॉन में ई एफ के, होगा ना। डी पी अपॉन, ये डी पी है, डी पी अपॉन में डी क्यू जो होगा वो पी क्यू अपॉन में ई एफ के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डी पी जो है वो 50 दिया हुआ है, तो डी पी की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 50 रख दिया। अब मुझे बताइए डी जो है, डी से लेकर ई तक पूरा निकालना है, तो मुझे 50 और 70 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 50 प्लस 70 इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन में ई एफ। अब मुझे बताइए अगर मैं यहाँ ऐड करता हूँ 50 में 70 ऐड करूँगा तो 120 हो गया, तो ये हो गया पी क्यू अपॉन में ई एफ। तो पी क्यू अपॉन ई एफ जो आएगा वो क्या आएगा, 0 से 0 ये क्या हो कैंसिल हो गया, और रेशियो क्या आएगा 5/12। तो आंसर आया 5:12। ये आ गया रेशियो किसका, पी क्यू और ई एफ का रेशियो आ गया। ओके, समझ में आया आपको। इसी का और पार्ट देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला पार्ट कह रहा है कि इफ ए बी इज इक्वल टू डी ई, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए बी। थर्ड पार्ट कह रहा है, थर्ड का पहला पार्ट कह रहा है कि सिंस ट्वाइस ऑफ ए बी जो है वो 5 टाइम्स ऑफ डी ई के क्या है, इक्वल है। तो अगर मैं ए बी अपॉन में डी ई निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन डी निकालूंगा तो 5/2 आ जाएगा। और अभी मैंने आपसे बताया कि देखिए सबसे पहले तो उसने ए बी सी को ट्रायंगल को, मतलब ये ए बी सी जो है वो डी ई एफ के क्या है, सिमिलर है। अभी मैंने सिमिलरिटी आपको समझाया कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, मतलब ए बी के अपॉन में डी ई जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन में ई एफ के, और वो इक्वल हो जाएगा ए सी अपॉन में डी एफ के, होगा। हमने अभी मैंने बताया आपको रूल। तो से अगेन ए बी अपॉन में डी ई जो होगा वो इक्वल होगा बी सी अपॉन में ई एफ के, और वो इक्वल हो जाएगा ए सी अपॉन में डी एफ के, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। चलिए ठीक है, और ये तीनों किसके इक्वल है, ये तीनों 5/2 के क्या है, इक्वल है। अभी मैंने निकाला कि ए बी अपॉन में अगर डी ई 5/2 के इक्वल है तो ए बी का डी ई से रेशियो, बी सी का ई एफ से रेशियो और ए सी का डी एफ के से रेशियो सेम होगा, इसलिए सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं ए बी को, ए बी अपॉन डी एफ यहाँ पे देखिए, तो ए बी का वैल्यू अगर मैं यहाँ निकालूंगा तो डी ई कहाँ जाएगा, उधर जाएगा ना। तो ए बी इज इक्वल्स टू 5/2 ऑफ डी ई। ठीक है, सेम एज अगर मैं यहाँ पे बी सी को रोकता हूँ तो ई एफ कहाँ जाएगा, 5/2 के पास जाएगा, तो बी सी जो आएगा 5/2 ऑफ ई एफ। तो बी सी इज इक्वल्स टू 5/2 ऑफ ई एफ, और सेम एज ए सी क्या आ जाएगा, डी एफ उधर जाएगा, 5/2 ऑफ डी एफ आ जाएगा। तो ए सी जो आएगा वो आएगा 5/2 टाइम्स ऑफ डी एफ। ठीक है, ओके, हमको निकालना रेशियो किसका है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे रास्ता बंद करता हूँ इसका। ठीक है, सो रेशियो निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन
पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस AC। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सबका स्तंभ ना, DE प्लस EF प्लस DF। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। देखो AB की वैल्यू कितना है 5/2 DE ना, तो यहाँ पर रखूँगा 5/2 DE। BC की जगह पे 5/2 EF और AC की जगह पे 5/2 DE रख दूंगा यहाँ पे। हाँ DE DF DE और ओके ठीक 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 है, वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। तो AB की जगह रखता हूँ मैं 5/2 DE। यहाँ पे मैंने कुछ गलती किया है, यहाँ पे DF AC इज इक्वल्स टू 5/2 DF होगा, ध्यान रखिए यहाँ पे DF होगा, वरना आप ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ओके। सो AB की जगह 5/2 DE रख दिया मैंने, BC की जगह पे 5/2 EF रख दिया मैंने, और AC की जगह पे 5/2 DF रख दिया, और अपॉन में DE प्लस EF प्लस DF आ गया। अब ऊपर सब में से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, 5/2 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया DE प्लस EF प्लस DF ऐसे ही रह गया, और DE प्लस EF प्लस DF ऐसे ही रह गया। ये सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ से कट गया, तो आंसर क्या आया 5/2 है। इसका मतलब है पेरीमीटर्स का रेशियो भी क्या है 5/2 है, जो उनके साइड्स का रेशियो था वही उनके पेरीमीटर का रेशियो भी आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है कि इफ़ AM एंड DN आर मीडियन। ओके ठीक है, तो AM जो है वो इस ट्रायंगल में मीडियन है, AM ये हो गया AM, और DN जो है वो इस ट्रायंगल में मीडियन है। मीडियन किसको कहते हैं, मीडियन इज द लाइन विच जॉइंस द मिड पॉइंट ऑफ थर्ड साइड्स। मतलब BC का ये M क्या है, मिड पॉइंट है, और EF का मिड पॉइंट है N। ये ध्यान रखिएगा, मीडियन होने के कारण ये मिड पॉइंट होगा। ठीक है, अब हमको देखते करना क्या है, ABC एंड DF रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEN। ओके, बहुत अच्छी बात है, लिखते हैं since triangle ABC is similar to triangle DEF। हाँ गिवन है ना, ये गिवन है। अगर गिवन है तो हमको पता है कि AB अपॉन में DE जो है वो इक्वल होगा BC अपॉन में EF के, होगा ना भाई। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, सिमिलर ट्रायंगल है तो। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ मैं। ओके, और सिमिलर ट्रायंगल के रूल से एंगल B जो है वो एंगल E के क्या है, इक्वल भी है। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट AB अपॉन में DE जो है वो इक्वल होगा BC के आधे से, BC को हाफ करेंगे और EF के हाफ करेंगे। मुझे बताइए, अगर BC अपॉन EF, BC इक्वल है EF के, सॉरी BC का रेशियो EF से इक्वल है, तो अगर BC को हाफ करेंगे तो BM आएगा, नहीं आएगा, और EF को हाफ करेंगे तो क्या आएगा, EN आएगा। तो मैं चाहूँ तो मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग मैं दोनों को सेम नंबर से क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ ना, कर दिया मैंने। सो ये क्या बन जाएगा, BC अपॉन 2 क्या बन जाएगा, BM बन जाएगा। BC अपॉन 2, BC का आधा ही तो है BM, और EF का आधा क्या है, EN है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन में EN लिख देंगे। सिंस AM एंड DN आर मीडियन। ठीक है, इस रूल से मैंने इसको इक्वल लिख दिया है। अब सिंपल, अब क्वेश्चन देखो खत्म हो गया। बाई सो बाई कौन सा रूल, देखो ये साइड का रेशियो, इस साइड से रेशियो, और एंगल B और एंगल E इक्वल है, तो बाई साइड एंगल सिमिलैरिटी रूल से ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के। ये पार्ट भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया है। ओके, अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है इस सेक्शन का, उसको भी देखते हैं जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ मेटेलिक सिलॉस आर यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। देखिए मैंने यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन में ये सिलॉस
का फिगर नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे निकाल के दिखाया है कि सिलॉस होता क्या है। ये एक आप देख रहे हो कि ये मेटल का कंटेनर है, इसके अंदर जो फॉर्मर्स होते हैं वो ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करते हैं, इस तरह का होता है। ओके, और भी शेप होता है, ऊपर ऐसे ऐसे बंद होता है, ढक्कन लगा होता है ऐसे करके। तो ये ऐसे, चूंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फॉर्मर्स गिरिधर हैज़ डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू मेटेलिक लॉक टू स्टोर हिज हार्वेस्टेड ग्रेन। ठीक है, इसमें ग्रेन्स को रखना चाहता है। इट इज़ इन द शेप ऑफ सिलेंडर माउंटेड बाय अ कोन। अब देखो, नीचे सिलेंडर है और उसके ऊपर कोन है, उसके ऊपर क्या है, कोन है, सिलेंडर के ऊपर कोन है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ अ सिलॉस इज फॉलोड, रेडियस ऑफ अ बेस इज 1.5। मतलब इसका जो रेडियस है, ये जो कोन है ऊपर का, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है उसका लेंथ है 1.5 मीटर, हाइट है 2 मीटर। ओके, और डायमेंशन ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट क्या दिया हुआ है, रेडियस क्या दिया हुआ है, इसका भी 1.5 है। भाई दोनों बराबर है ना भाई, जो रेडियस इसका होगा वही रेडियस नीचे वाले का होगा। तो ओवरऑल रेडियस ऑफ सिलेंडर भी कितना है, 1.5 है, और इसका हाइट दिया हुआ है 7 मीटर। तो एक काम करता हूँ मैं, इसका एक डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पर, जिसको मेंशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट है। ठीक है, इसके ऊपर कोन रखा हुआ है। इन दोनों का रेडियस कितना दिया हुआ है, 1.5। दोनों का रेडियस दिया 1.5। देखिए 1.5 सेंटीमीटर क्या है, दोनों का रेडियस है। इसका हाइट दिया हुआ है 7 मीटर, ये सेंटीमीटर नहीं, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, हाँ मीटर होगा। ओके, ये क्या है, 1.5 मीटर। ओके, और इसका हाइट दिया है कितना, 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। पहला पार्ट कह रहा है, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। ओके, तो सिंपल है, देखिए स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है, आर है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर प्लस हाइट है उसका 2 स्क्वायर। ठीक है, तो 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 22.5 नहीं, 2.25। 15 का स्क्वायर 225 होता है ना, तो इसका हो जाएगा 2.25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 2 ये हो जाएगा 6.25। और इसका अगर आप रूट निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 2.5। क्या मिल जाएगा, 2.5 मीटर। मतलब ये जो आ गया स्लैंट हाइट जो है, इधर राइट साइड में जो स्लैंट हाइट है ये 2.5 मीटर। ओके, ठीक है, पहला पार्ट मिल गया। सो हम लोग नोट करते हैं एक बार, क्योंकि मैं स्लाइड चेंज करने आ रहा हूँ, तो ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में नोट कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, सो रेडियस यहाँ मैं अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर दोनों कितना है, 1.5 मीटर है। ओके, और हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है 2 मीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 7 मीटर, और स्लैंट हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है, जो कि जिसको हम एल कहते हैं, कितना दिया हुआ है, वो है मैंने निकाला अभी पीछे 2.5 मीटर। ओके, अब हम पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ वन सिलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला आएंगे जो कि होता है πRL। ओके, पाई का वैल्यू यहाँ पे कुछ दिया तो है नहीं, इसलिए हम 22.7 रख देते हैं। 22.7 इंटू रेडियस है 1.5 इंटू एल है 2.5। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे चूँकि आंसर में कुछ पर्टिकुलर दिया नहीं है तो मैं पाई का वैल्यू नहीं रखता हूँ। ठीक है, कटेगा है नहीं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इंटू करता हूँ 25, 5 जब 125, 5 कैरी 12, 25 बन जाए 25, 12 ऐड करेंगे 37। सो डेसिमल लग जाएगा 3.75 पाई मीटर स्क्वायर। क्या आ गया, ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ये किसका आंसर है, सेकंड पार्ट का आंसर है। ठीक है, थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट का पहला पार्ट जो है
उसमें कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द सिलेंड्रिकल कर्व सिलेंड्रिकल पार्ट, मतलब केवल सिलेंड्रिकल पार्ट का मुझे बताना है, ऑफ 1 सिलोस एट द रेट ऑफ 2000 पर मीटर। ओके, मेक द कर्व सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, केवल केवल कर्व पार्ट चाहिए, मतलब ये जो सिलेंडर है तो इस सिलेंडर का केवल हमको कर्व्ड पार्ट चाहिए, मतलब नीचे वाला पार्ट से मतलब नहीं है मुझे, और ऊपर ये जो अगल बगल का ऐसे ये जो पार्ट होता है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कप रखा हुआ है, कप का पार्ट देखते हैं, तो ये जो पार्ट दिख रहा है केवल अगल बगल का, ये इस पार्ट का हमको क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए। तो पहले तो हमको CSA निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? CSA ऑफ सिलेंडर निकालना है। क्या निकालना है? CSA ऑफ सिलेंडर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πRH, ठीक है, 2 इंटू पाई हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस है 1.5 इंटू एच दिया हुआ है 7, तो 7 से 7 क्या हो गया? कट गया। और अगर मैं इसको इंटू करता हूँ सो 12 इंटू, नहीं 12 नहीं 22 में ऐसे ही छोड़ देता हूँ, और 2 का अगर मैं 1.5 में इंटू करूँगा तो ये हो जाएगा 3, तो 3 2 6, 3 2 6, 66। कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट इज इक्वल टू 66 इंटू 2000, तो इंटू करते हैं तो आंसर आ जाएगा कितना? 6 2 12 का 2 कैरी 1, 6 2 12 13, 1,32,000 रुपीज़। ये आ गया उस शीट का कॉस्ट। ओके, अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं नीचे से। ठीक है, बी पार्ट में क्या कह रहा है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ 1 सिलो टू स्टोर ग्रेन्स। देखो, कैपेसिटी निकालने के लिए हम वॉल्यूम निकालेंगे। क्या करेंगे? ये अच्छा, ये थर्ड पार्ट था। थर्ड पार्ट अब मैं सॉल्व करने आ रहा हूँ, थर्ड पार्ट का बी पार्ट, थर्ड का बी पार्ट सॉल्व करने आ रहा हूँ। ओके, तो कैपेसिटी ऑफ सिलो जो आएगा बेसिकली क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। भाई ऊपर कोन है ना, यहाँ ऊपर क्या है? इसके ऊपर कोन है, इसके ऊपर क्या है? ऊपर कोन रखा हुआ है और नीचे सिलेंडर है। इसका मतलब है कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम अगर हम ऐड कर देंगे तुमको क्या मिल जाएगा? ओवरऑल कैपेसिटी मिल जाएगा। तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है? πr²h, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 πr²h। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा h अलग अलग है इसलिए गलती से भी मत रख दीजिएगा वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस है 1.5 का स्क्वायर इंटू एच है यहाँ पे 7 प्लस 1/3 इंटू पाई है 22/7 इंटू रेडियस है 1.5 का स्क्वायर इंटू एच है कितना? 2। इसका कौन का वो था? एच था 2। ठीक है, काट देते हैं यहाँ से। तो 22 इंटू 1.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2.25। क्या आएगा? 2.25 और 1/3 ऐसे ही रहने देते हैं, 22/7 भी ऐसे रहने देते हैं। 1.5 का स्क्वायर 2.25 इंटू 2, 3 से इसको काट देते हैं तो 0.75 आएगा। ठीक, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा लेंदी है, ध्यान से रखिएगा। सो 22 का अगर मैं इसमें इंटू करता हूँ तो 2 से इंटू कर देते हैं, 2.25 में अगर मैं इंटू करूँगा तो 4.5, तो 11 इंटू 4.5, ये मैं अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन। सो 22/7, और अगर मैं 0.75 का 2 से इंटू करूँगा तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, 1.5 आ जाएगा। 11 का इसमें इंटू करता हूँ 5 9 4 49.5, और 1.5 का 3 में 2 में इंटू करूँगा तो 3 इंटू 11 33/7। ठीक है, 49.5, 7 4 या 28, बचेगा 5, हो जाएगा 50, 7 7 जा 49। ओके, एक सेकेंड, डेसिमल रहेगा ना। 7 7 जा 49, बचेगा 1, हो जाएगा 0, 7 1 जा 7, बचेगा 3,
37 4 28। तो एक काम करते हैं, इतना ही छोड़ देते हैं, 4.714 पे छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको ऐड करते हैं तो 4 1 7 और 5 हो जाएगा, 12 का 2 कैरी 1, 10 4 14 का 4 कैरी 1, 54.214 मीटर क्यूब ये आ गया कैपेसिटी। और चूंकि इसने वॉल्यूम या इसमें वॉल्यूम के बारे में कुछ पर्टिकुलर बोला नहीं कि किस में निकालना है, इससे हम यहीं पे छोड़ सकते हैं। इतना मीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा इस पूरे सिलो का, जिसमें वो ग्रेन्स को कंटेन करता है। ओके, तो ये था पूरा वीडियो। इसके बाद बेसिकली ये पूरा सैम्पल पेपर मैंने सॉल्व कर दिया स्टैंडर्ड का। मैं बेसिक का भी इसमें सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगा और होप्स आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए, ये वीडियो बड़ा मेहनत लगता है कंप्लीट करने में, चीज़ों को बनाने में, है ना, काफ़ी टाइम लगता है। सो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और जितना हो सके वो अपने 10th में जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको शेयर करिए, है ना। और मेरे साथ में क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, पॉज करिए वीडियो को, क्वेश्चन लगाइए, नहीं लगता है दोबारा देखिए। तो जितना आप अच्छे से सैम्पल पर सॉल्व करेंगे तो आपको उतना क्या होगा, कमांड होता जाएगा आपके टॉपिक पर, ठीक है। तो ध्यान से रखिएगा और थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए और टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। चलिए, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जल्द ही मैं अगला वीडियो प्रोवाइड करूंगा, वो आपका एपी का नेक्स्ट चैप्टर, एपी का एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे पोस्ट करना है, तो मैं एपी का एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। ओके, चलिए, इतना काफ़ी था आज के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।